जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र का लेसन प्लान लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें पाठ योजना 1 है और विद्यालय का नाम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस विद्यालय में आप सभी का ट्रेनिंग लगता है उसी विद्यालय का नाम आप लोग यहाँ पर लिखते हैं। कक्षा 9th है, 9th क्लास का लेसन प्लान बनाया गया है। विषय अर्थशास्त्र है, ठीक। और कालांश जो है वो प्रथम है। अवधि 40 मिनट की आपकी घंटी है, मतलब 40 मिनट का आप लोगों को क्या करना है, टीचिंग करना है प्यारे बच्चों। दिनांक लिखेंगे और उसी प्रकार से प्रकरण जो टॉपिक है हमारा वो है निर्धनता, ठीक। अब हम लोग सर्वप्रथम सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करते हैं अपनी फाइल पे। तो सामान्य उद्देश्य जो है प्यारे बच्चों इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। जो सामान्य उद्देश्य निर्धारित होता है वो आप लोगों का विषय से संबंधित निर्धारित होता है। तो सामान्य उद्देश्य जो बनेंगे वो अर्थशास्त्र विषय से निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। तो पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ठीक। तो हम अर्थशास्त्र शिक्षक होने के नाते ये प्रयास करते हैं कि जब हम पढ़ाएं बच्चों को तो बच्चे हमारे विषय में क्या लें, रुचि जागृत हो उनका, ठीक है। तो ये पहला काम है मेरा। दूसरा जो सामान्य उद्देश्य हमने बना रखा है, विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र विषय से संबंधित कल्पना शक्ति का विकास करना, ठीक है। तो हम जब अर्थशास्त्र बच्चों को पढ़ाएं तो उस विषय में बच्चे थोड़ा सोच सकें, समझ सकें ना, कल्पना शक्ति का विकास कर सकेंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात हम तीसरा जो सामान्य उद्देश्य बनाए हैं प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र विषय में तर्क शक्ति का विकास करना, ठीक है। अब उसके पश्चात विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र की समस्या से अवगत कराना। अर्थशास्त्र विषय में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से संबंधित बच्चों को अवगत कराना, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र विषय संबंधी शब्दावली का विकास कराना, ठीक है। तो इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी शब्दावली आएंगे, जैसे मुद्रा हो गया, बाजार हो गया, उपयोगिता हो गया, मांग हो गया, या उपयोगिता का हरासमेंट हो गया, निर्धनता हो गया, निर्धनता का दुष्चक्र हो गया, बेरोजगारी हो गई ना, तो ये बहुत सारी शब्दावली हैं जिस शब्दावली से हमें बच्चों को परिचित कराना है। एकाधिकार हो गया, अल्पाधिकार हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे उनको हम क्या करेंगे, परिचित कराएंगे। विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र विषय के क्षेत्र से अवगत कराना। विषय क्षेत्र क्या है वो बच्चों को कहीं ना कहीं हम अवगत कराएंगे, ठीक है। क्योंकि अर्थशास्त्र विषय से संबंधित और भी बहुत सारे विषय से संबंधित होते हैं, उन विषयों को भी हम इसके अंतर्गत अवगत कराएंगे। नेक्स्ट हमने सामान्य उद्देश्य बनाया है कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से परिचित कराना, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ अपने देश का नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आर्थिक जो समस्याएं आ रही हैं उनसे भी उनको परिचित करा सकें, ठीक है। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता के महत्व से भी परिचित कराना। जब हम अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं विषय तो हम ये कहेंगे कि इस विषय से बच्चे आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, कोई रोजगार कर सकते हैं। ये रोजगार का जो ज्ञान देता है वो अर्थशास्त्र विषय ही देता है, ठीक है। 9वां जो है विद्यार्थियों को बताना कि देश के विकास में पैसे का क्या महत्व है, ठीक है। आर्थिक डेवलपमेंट अगर किसी देश का होता है तो उस देश का कहीं ना कहीं विकास की श्रेणी में योगदान होता है। तो ये भी बच्चों को बताना है कि जो जितना ज़्यादा पूंजीगत निर्माण करेगा, पूंजी का निर्माण करेगा, मानव पूंजी का निर्माण करेगा ना, उतना ही ज़्यादा उस देश का विकास होगा। तो वो पैसे से आर्थिक विकास भी कहीं ना कहीं करेगा, ठीक है।
उसके पश्चात विद्यार्थियों को आर्थिक सिद्धांतों के बारे में बताना, नियमों को बताना और व्यवस्थाओं का ज्ञान उनको प्रदान करना। ये हमने सामान्य उद्देश्य बनाया है प्यारे बच्चों। लास्ट में विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र की प्रकृति, उसका नेचर क्या है एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधक घटकों से परिचित कराना। ये हमने सामान्य उद्देश्य प्यारे बच्चों बनाया है और लगभग जो दिख रहा है आपको 11 हमने उद्देश्य सामान्य उद्देश्य बनाए हैं, ताकि हम शिक्षक होने के नाते हम अर्थशास्त्र के विषय से बच्चों को अवगत करा सकें, उनको परिचित करा सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आप भी सामान्य उद्देश्य कम से कम इतने बना लीजिए। जितना सामान्य उद्देश्य आप बनाए रहेंगे उतना ही विषय बच्चे आसानी से समझ पाएंगे, या आप भी प्रयास करेंगे कि उन बच्चों में उतना डेवलपमेंट हम करा सकें। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों सामान्य उद्देश्य के पश्चात दूसरा जो होता है उद्देश्य आपका, वो होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है प्यारे बच्चों वो परिवर्तित नहीं होता है, और जबकि विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हर एक प्रकरण के आधार पर विशिष्ट उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं। ये विशिष्ट उद्देश्य जो निर्धारित किए जाते हैं वो प्रकरण के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो हमने इसके अंतर्गत पहला जो बनाया है वो ज्ञानात्मक स्तर पर बनाया है। ठीक है, तो इसमें ज्ञानात्मक स्तर, बोधात्मक स्तर और प्रयोगात्मक स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। तो पहले हमने बच्चों को जब शिक्षण कार्य करेंगे तो हम ये चाहेंगे कि बच्चों में ये चीज़ें डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, तो ज्ञान स्तर पे वो सीख सकें। तो पहला है जिसमें बच्चे निर्धरता के बारे में जान सकेंगे। तो हमने क्या कहा था प्यारे बच्चों, ये किससे संबंधित होता है, तो प्रकरण क्या है हमारा, निर्धनता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, निर्धनता के बारे में जान सकेंगे। फिर बना सकते हैं कि आप बच्चे या विद्यार्थी निर्धनता के बारे में समझ सकेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हमने बनाया है बच्चे निर्धनता के कारण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे कि किस कारण से लोग निर्धन रहते हैं। ठीक है, तीसरा हमने बनाया है बच्चे निर्धनता रेखा को परिभाषित कर सकेंगे कि किस आधार पे हम निर्धन कहते हैं। उसके पश्चात बोधात्मक स्तर पे हमने निर्माण किया है। अब ज्ञानात्मक स्तर से थोड़ी सी ऊपर की प्रक्रिया होती है, बच्चे में कुछ अंडरस्टैंडिंग की प्रवृत्ति डेवलपमेंट हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम बनाए हैं बोधात्मक स्तर पर कि बच्चों को निर्धनता के कारणों की सूची बना सकेंगे। ठीक है, कौन कौन से निर्धनता के कारण हैं उसका वो सूची बना लेंगे। बच्चे निर्धन व अमीर में अंतर कर सकेंगे। ठीक है, दो लोगों में बच्चों को अंतर करना, तुलना करना आ जाता है, तो वो निर्धन क्यों हैं, अमीर क्यों हैं, इसमें अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, ये बनाया गया है। ठीक है, तो आप आगे भी तुलना के लिए भी बना सकते हैं, मैंने इसलिए बता रखा है कि मैंने एक बनाया है, आप और भी बना सकते हैं। ठीक है, बच्चे निर्धन का चयन कर सकेंगे कि कौन से निर्धन है। ये प्रयोगात्मक स्तर पर, या हम इसको कह सकते हैं क्रियात्मक स्तर पर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो बच्चे जहाँ पर क्रिया करेगा, विद्यार्थी गरीब को खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े दे सकेगा या देगा। ठीक है, विद्यार्थी नई योजनाओं के लिए आवाज़ उठाएगा सरकार से। विद्यार्थी गरीब के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उन्हें हीन दृष्टि से नहीं देखेगा, वो समझ जाएगा। तो ठीक, अब इसके पश्चात सहायक सामग्री क्या क्या है, तो निर्धन का चित्र ला सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चित्र ला करके बच्चों को दिखाया गया। तो ये लपेट सांपट भी ला सकते हैं, पॉइंटर भी ला सकते हैं, ये सहायक सामग्री के। पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों का, छात्र निर्धनता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा प्यारे बच्चों अपने लेसन प्लान में। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों स्टार्ट होता है पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहले हम लोग कॉलम बनाते हैं सीरियल नंबर, क्रमांक, उसके बाद छात्राध्यापक कथन, ठीक है, और छात्र कथन, ये 3 कॉलम बनते हैं। सीरियल नंबर में प्रश्न 1 लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है शिक्षक के द्वारा। तो पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे बताएंगे भारत। ठीक है, अब उसके पश्चात दूसरा प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों, भारत की अधिकांशतः जनसंख्या कहाँ निवास करती है, बच्चे बताएंगे गांव में। ठीक,
गांव में, अब देखिए इसी प्रश्न से, इसी उत्तर से क्या किया गया है, प्रश्न का निर्माण किया गया है। ये बिल्कुल तारतम्य रहेगा। पहले प्रश्न पूछा गया, उत्तर मिला, उत्तर जो मिला है उसी से प्रश्न निर्माण करेंगे, फिर प्रश्न जो पूछा गया उत्तर मिला, उत्तर से ही फिर से प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो गांव में किसके पास अधिक धन 2-3 गाड़ी व कई मंजिल वाली मकान हो, उन्हें क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे कि उनको अमीर व्यक्ति कहते हैं ना। तो यहाँ पर पूछ लिया गया अमीर का विलोम क्या होता है, तब बच्चे बता देंगे कि अमीर का विलोम क्या होता है, वो होता है निर्धन या फिर गरीब। आप तो एक तो इस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं, दूसरा मैं आपको यहीं पे और भी बता दे रहा हूँ कि आप क्या पूछ सकते हैं प्रश्न, जिससे कि निर्धन निकल जाए ना। तो आप यहीं पे पूछ सकते हैं पहला प्रश्न कि भारत की अधिकांशतः जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो बच्चे बताएंगे कि भारत की अधिकांशतः जनसंख्या, गांव में भी बोल सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश बताएंगे बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो जो भी उत्तर मिलता है आप वहाँ से ले लीजिएगा और उसके पश्चात दूसरा प्रश्न पूछ लीजिएगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश अगर बताते हैं तो आप यहाँ से बना लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की, दूसरा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः लोग कहाँ, उत्तर प्रदेश के अधिकतर लोग किस व्यवसाय में हैं ना। तो बच्चे क्या बताएंगे कि अधिकतर जो लोग हैं सर वो कृषि व्यवसाय में है। ठीक है, तो अब यहाँ से कृषि मिल गया, तो कृषि के आधार पे आप दूसरा प्रश्न बना लीजिएगा कि कृषि व्यवसाय से हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे बताएंगे कि कृषि व्यवसाय करने से हमें सर धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप प्रश्न बना लीजिएगा कि जिसके पास धन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो अब बच्चे बताएंगे कि सर हम उन्हें निर्धन कहते हैं। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं आपका प्रकरण निकल जाएगा प्यारे बच्चों। और जब प्रकरण निकल जाता है तब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम सब निर्धनता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब उद्देश्य कथन करने के पश्चात प्यारे बच्चों पाठ का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इसके लिए हमें 3 कॉलम, ये इतने कॉलम बनाने पड़ते हैं, जिसमें पहला कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु, क्या हम पढ़ाना जा रहे हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके पश्चात प्यारे बच्चों छात्र अध्यापिका कथन होगा, फिर उसके पश्चात छात्र कथन होगा, फिर उसके पश्चात हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों शिक्षण विधि कौन सी है और सहायक सामग्री कौन सी यूज की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाठ को आगे बढ़ाने के लिए एक विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। ठीक, जैसे प्रश्न पूछा गया है कि निर्धनता क्या है, या फिर हम यहीं से पूछ ले कि बच्चों निर्धनता से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। ये क्या है, तो विकासात्मक प्रश्न है। विधि कौन सी है, तो प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे। अब वहाँ पर निर्धनता का अर्थ प्यारे बच्चों छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बताएगा कि निर्धनता जीवन जीने के साधनों या इस हेतु धन के अभाव की स्थिति है। ये भूमिहीन, श्रमिक, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, ढाबों पर काम करने वाले, बाल श्रमिक तथा दैनिक वेतन भोगी हो सकते हैं। ये व्याख्या दिया जाएगा प्यारे बच्चों। छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है। उसके पश्चात व्याख्यान के दौरान छात्राध्यापक क्या करेगा, इस चित्र को दिखा करके अपने व्याख्यान को प्रभावशाली बनाएगा। अब प्यारे बच्चों व्याख्या को कंटिन्यू करेगा वो चित्र दिखाने के पश्चात। तो चित्र के माध्यम से, चित्र क्यों इसलिए दिखाया जाता है, क्योंकि वो स्टिमुलस का काम करता है। बच्चों को उसके माध्यम से जब हम दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि वो दृश्य के रूप में भी देख रहे हैं और हम मौखिक रूप से जब उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो ज़्यादा समझता है। इसलिए बीच बीच में कुछ ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर, आनंददायी और प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है।
अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों हम अपने व्याख्यान को कंटिन्यू करेंगे और कहेंगे देश का प्रत्येक चौथा व्यक्ति निर्धन है, अर्थात भारत में 27 करोड़ लोग गरीब हैं। ये डाटा के अनुसार बच्चों को बताएंगे। अब हम व्याख्या जो हमारा था वो बच्चों ने कितना सुना, कितना समझा, और बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच बीच में बोध प्रश्न पूछ लेंगे 1-2। ठीक है, तो हमने पूछ लिया गरीब कौन है, बच्चे बताएंगे जिनके पास भूमि नहीं है ना, वो श्रमिक जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनको हम क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। अब ये विधि कौन सी है प्यारे बच्चों, ये विधि है प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पर बच्चे ने रिप्लाई दिया है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अच्छा है। यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है तो हम यहाँ क्वेश्चन के नीचे ही लिख देते हैं अच्छा। अब फीडबैक दे करके बच्चों को बैठा दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो ये भी आपको लेसन प्लान में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिस तरीके से प्रश्न उस तरीके से बच्चों को फीडबैक, ताकि बच्चे फिर से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित हों। ये जब प्रतिपुष्टि दिया जाएगा तभी वो प्रेरित होंगे। अब उसके पश्चात हमने क्या किया, एक और प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं कि भारत में कितने % लोग गरीब हैं, तो बच्चे बताएंगे यहाँ पे 27 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आप पूछ सकते हैं जो आपने व्याख्या में प्रस्तुत किया है। अब उसके पश्चात हम दूसरी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं, तो निर्धनता रेखा बता रहे हैं क्या होता है, तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे निर्धनता रेखा। अब स्पष्टीकरण करेंगे कि निर्धनता रेखा आय के उस न्यूनतम स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। भारत में 2014 के अनुसार अगर देखा जाए तो ग्रामीण में 32 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं और शहर में 47 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं। ठीक है, ये निर्धनता रेखा को दर्शाते हैं। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे जो डाटा दिया गया है। विधि कौन सी है प्यारे बच्चों, तो व्याख्यान विधि है। अब इस व्याख्या से संबंधित हमने बहुत प्रश्न पूछ लिया। अब ये जो डाटा है हम उसको क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य में भी लिख सकते हैं, जो हम कक्ष में प्रयोग करते हैं उसको लिख लेंगे। बोध प्रश्न में क्या है, पूछ लेंगे बीच बीच में कि निर्धनता रेखा क्या है, बच्चे बताएंगे गरीबी को निर्धारित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्धनता रेखा कहते हैं। क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। फीडबैक आप अगर बच्चा बता लेता है तो यहाँ पे फीडबैक दे करके बच्चों को बैठा दीजिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि गाँव में कितने रुपए निर्धनता के लिए निर्धारित की गई है 2014 के अनुसार, बच्चे बताएंगे 32 रुपया निर्धारित की गई है। आप बच्चों को फिर से यहाँ पे फीडबैक दे दीजिए, अगर ऐसा बताते हैं तो कहिए शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसा दे दीजिए। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों निर्धनता के कारण कौन कौन से हैं वो बच्चों को बताएंगे, फिर स्पष्टीकरण करेंगे कि निर्धनता के कौन कौन से कारण हैं। तो बताएंगे कि निम्नलिखित कारण हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि भी एक कारण है, आय में असमानता एक कारण है, भूमि संसाधनों की कमी एक कारण है, संसाधनों का असमान वितरण एक कारण है, रोजगार का अभाव, शिक्षा का अभाव भी एक कारण है। ये जब व्याख्या दे रहे हैं तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। ठीक है, व्याख्यान भी दी है, बहुत प्रश्न पूछ लेंगे। निर्धनता क्यों पाई जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण पाई जाती है, आय के असमानता के कारण पाई जाती है, शिक्षा के अभाव के कारण पाई जाती है। ये बच्चे बताएंगे और बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर फीडबैक देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसा एक ही फीडबैक देना है, जैसा प्रश्न वैसा बच्चों को फीडबैक। विधि कौन सी है, तो प्यारे बच्चों विधि जो है वो प्रश्नोत्तर विधि है। फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, लेसन प्लान इसी तरीके से बनाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को। अब प्यारे बच्चों मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से। जो हमने पढ़ाया है व्याख्या, 3-4 व्याख्या दिया है छोटा छोटा, वहाँ से हम क्या करेंगे, बच्चों का कितना सीखा कितना नहीं सीख पाए इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे प्यारे बच्चों। शहर में गरीब किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न पूछ लिया। रोजगार के अभाव में निर्धनता होती है, ये सत्य और असत्य वाले प्रश्न हैं, ये हमने पूछ लिया। रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न का निर्माण किया गया, ये पूछ लेंगे। निरीक्षण कार्य करेंगे, निरीक्षण कार्य के दौरान छात्राध्यापक जो होगा, ये कॉपी में आप लिखेंगे इस तरीके से, और जब प्रस्तुतिकरण कक्षा में करते हैं तो घूम घूम के करते हैं, लिखा गया है वही। छात्र अपनी कॉपियों में लिख रहे होते हैं तो छात्राध्यापिका द्वारा घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया।
ये आप अपनी फाइल में लिखेंगे। गृह कार्य देंगे, जो पढ़ाए हैं, जो पूछे हैं वो नहीं, बल्कि उनसे हट करके उसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। तो इस तरीके से गृह कार्य दिया गया है कि निर्धनता रेखा की परिभाषा याद करके आएँ, पहली चीज़। दूसरा, सुमेलित कीजिए, खंड बना दिया गया 1-2, और बच्चों से कहेंगे कि मिलान कीजिए। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के लिए लिखा जाएगा और समालोचना यहाँ पर लिखी जाएगी प्यारे बच्चों, तब जाकर के आपका लेसन प्लान पूरा एक ठो कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से आप सभी प्यारे बच्चों लेसन प्लान बना सकते हैं आसानी से। बहुत आसान है लेसन प्लान बनाना, आप आसानी पूर्वक इसी तरीके से लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।